नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे प्लास्टिक मनी। हमने प्लास्टिक मनी के विभिन्न रूपों की बात की। आज हम देखेंगे प्लास्टिक मनी के फ़ायदे क्या क्या हैं और उसके क्या क्या दोष या सीमाएं हैं। पहला जो फ़ायदा है वो है सुविधा। प्लास्टिक मनी आपको नकद ले जाने के बिना वित्तीय लेन देन करने की जो तरीका है वो प्रदान करती है, वो आसान तरीका प्रदान करती है। आप कहीं भी और कभी भी बैंकिंग के लाभ को फ़ायदा ले सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ हो गई, एक कन्वीनियंस होती है। एनी टाइम एनी वेयर बैंकिंग की फैसिलिटी हमें प्लास्टिक कार्ड्स देते हैं। जालसाजी को कम करना है। जो बात कर रहे हैं हम प्लास्टिक मुद्रा की, तो उससे जालसाजी की संभावना को कम कर देता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो रिकॉर्डेड रहेगा और उसको तहकीकात करना आसान हो जाता है। प्लास्टिक करेंसी की लंबी आयु होती है। प्रस्तावित प्लास्टिक करेंसी जो है उसका जीवन लंबा होता है। जो कार्ड होता है वो करीबन 5 से 6 साल की वैलिडिटी वाला होता है, जबकि जो पेपर करेंसी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा काले धन पर नियंत्रण। प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से जो भी लेन देन किए जाते हैं उनका पता लगाना आसान होता है कि वो किस खाते से कटा है बैलेंस और किस खाते में जमा हुआ है। तो वो सारा रिकॉर्डेड होता है, इसलिए इसका ब्लैक मनी से ट्रांजैक्शन होना संभव नहीं होता है। तो इसको विकसित करने में सरकार भी प्रयास कर रही है और उसको काले धन का स्रोतों को पता लगाना आसान हो जाएगा। ई कॉमर्स की वृद्धि का समर्थन। कार्ड के उपयोग से ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट पर जो लेन देन हो रहा है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग और शॉपिंग हो रही है, उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि वहाँ पेमेंट ऑप्शंस में कार्ड का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। और इससे क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी लागत प्रभावशीलता और बहुत सारे चैनल्स जो है पेमेंट के वो बढ़ रहे हैं। तो ई कॉमर्स को बढ़ावा देती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा आदि जो बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट कार्ड से कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स को यह बढ़ावा देती है। इसके बाद हम देखते हैं क्रय शक्ति, यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदना आसान हो गया है। अब हमें बड़ी मात्रा में पैसा लाने ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्लास्टिक मनी किसी भी समय हर जगह स्वीकार किया जाता है। तो क्रय शक्ति जो है हमारी बढ़ी हुई है। क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो आपकी इनकम से भी ज़्यादा आप खर्च करने की पोजीशन में पहुंच जाते हो। समय की बचत। कोई भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी जगह से किराया या नकद लेन देन पर पैसे खर्च किए बिना खरीद कर सकता है। आपको आपको विक्रेता के स्टोर या निगमों को अपने कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा और अपना ऑर्डर देना होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन में समय बचाएगा। तो बिना आपको ऑफिस जाए, बिना किसी के यहाँ पे गए हुए आप शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड की डिटेल्स के आधार पे आप घर बैठे ही सभी वित्तीय लेन देन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह प्लास्टिक मुद्रा की बहुत ही अच्छी बात है कि इससे आपका समय बचता, अनावश्यक आना जाना और अ, समय की खराबी भी, दोनों ही चीज़ें हमारे सामने बचती हैं। इसके बाद देखते हैं सुरक्षा का। यदि कोई व्यक्ति का कार्ड खो जाता है तो वह बैंक या वित्तीय संस्थान को संपर्क करके, फ़ोन करके या मैसेज करके उनको कह सकता है कि मेरा कार्ड गुम हो गया और मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। तो वो तुरंत उसको कार्ड को ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद में कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं हो पाएगा उस कार्ड पर। तो इस तरीके से सुरक्षा भी काफ़ी अच्छी है कि कार्ड गुम हो जाए तो उसका अवांछित या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लास्टिक मनी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसको हम नीचे देख रहे हैं एक एक करके, कि विशिष्ट कंपनी के कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानें। जैसा आपने देखा होगा, कई सारी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स में केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों के कार्ड ही स्वीकार किए जाते हैं, दूसरी कंपनियों के कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास केवल कार्ड है तो आप पेमेंट करने के लिए आपको नकद राशि की आवश्यकता पड़ेगी, वरना आप फंस जाएंगे। इसी तरीके से सीमित उपलब्धता। तो कई जहाँ फर्मों में क्षेत्रीय विवाद होने से विशिष्ट क्षेत्रों में अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पे आवश्यक संसाधन और आधारभूत ढांचे के अभाव में आप कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे तो वहाँ पे कार्ड पेमेंट लेने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी और ऐसे में आपको अंततः नकदी का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो ये भी एक सीमित उपलब्धता भी हमारे सामने कार्ड पेमेंट में समस्याएं उपलब्ध करती है। चुंबकीय पट्टी के साथ मुद्दा, कि क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में जो भी कार्ड होते हैं, प्लास्टिक मनी होती है, उसमें चुंबकीय पट्टी होती है और उसका लगातार उपयोग होने के कारण वो ख़राब हो जाती है। और यदि यात्रा के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें नया कार्ड लेना पड़ेगा। उसमें 48 घंटे लग जाते हैं एक्टिवेट होने में। तो तब तक वो व्यक्ति बिना पैसे के परेशान हो जाएगा और वो पेमेंट्स नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी इसकी एक सीमा है कि उसके बिना आप पूरी तरह से पेमेंट नहीं कर पाएंगे और आप
नकदी नहीं होने की स्थिति में आप अटक जाएंगे। इसके अलावा बढ़ी हुई ऋण और उच्च ब्याज दरें। यदि व्यक्ति महीने विशेष में क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हो रही है कि अगर आपने किसी महीने में निश्चित अवधि तक कोई पैसा खर्च किया है तो उसको निश्चित तिथि तक चुकाना होता है। अगर आपने समय से नहीं चुकाया, उसके बाद आप उसको चुका रहे हैं, तो आप पर बहुत बड़ी दर से ब्याज लिया जाता है। और इसके लिए अगर आप आवश्यकता की चीज़ों के लिए उधार लेकर के बहुत ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता है कि आप आवश्यकता की चीज़ों के लिए कई गुना ज़्यादा ब्याज पर दर पर उधार ले रहे हैं और उसको चुकाते रहेंगे तो आप कर्जे में डूब जाएंगे। इसके अलावा धोखाधड़ी। भारत जैसे देश में जहाँ पे लोग अशिक्षित हैं और तकनीकी ज्ञान सीमित है, तो वहाँ लोगों के साथ कार्ड के मामले में धोखाधड़ी बहुत हो रही है। और चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड के मामले में चोर जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं और उसके आधार पर वो ओरिजिनल कार्ड जैसा ही काम करते हैं। ऐसा एटीएमों के अंदर कैमरे और चिप लगा करके भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तो भारत जैसे देशों में जहाँ शिक्षा का स्तर कम है, तकनीकी जानकारियाँ कम हैं, वहाँ के लिए प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मनी जो है वो एक अच्छा विकल्प अभी तक फ़िलहाल नहीं माना जा सकता, जब तक कि शिक्षा और तकनीकी जागरूकता लोगों में नहीं आ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने नुकसान और सीमाएं हैं। तो कार्ड के मनी या प्लास्टिक मनी का यूज करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए होती है। इसके बाद एक और मनी का प्रकार आजकल जो प्रचलन में है वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी की। तो तकनीकी विकास के साथ साथ मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का विकास हुआ है। दिनों दिन नकदी का भौतिक उपयोग विशेष रूप से छोटे और मध्यम लेन देन के लिए घटने लगा है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी की, वो किस फॉर्मेट में रखी जाती है और कहाँ रखी जाती है, वो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखी जाती है और वो कहाँ, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सर्वर में रखी जाती है। तो मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है या स्मार्ट कार्ड के जरिए जो भुगतान हो रहा है, ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मुद्रा का लेन देन बढ़ रहा है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग आप कर रहे हैं, आप मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग चालू करते हैं और बैंक खाता आपका हाथ में एक्सेस में आ जाता है। वहाँ से आप अपने खाते से बैलेंस दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से डिजिटल वॉलेट्स हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जियो का बैंक है या फिर पेटीएम का है, मोबीक्विक का है। ये सभी जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट्स दे रही हैं। वहाँ आपका बैलेंस उसमें रहता है और उसको आप पेमेंट के लिए या ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह ई मुद्रा के उदाहरण है जहाँ पे कोई भौतिक मुद्रा अस्तित्व में नहीं होती है और वो केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किसी सर्वर पर या सॉफ्टवेयर में सेव रहती है। और ई मुद्रा के बदलते स्वरूप को ये सब चीज़ें इंगित कर रही है। भारत में भी ये तेज़ी से बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा हाल ही में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया, विमुद्रीकरण किया गया, उसका उद्देश्य भी था एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाना, जहाँ पे भौतिक मुद्रा का उपयोग कम से कम होता हो। तो मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा एक तकनीकी उपकरण या मौद्रिक मूल्य का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या भंडारण है। इलेक्ट्रॉनिक मनी की परिभाषा से जुड़ा घटनाक्रमों के साथ अधिक और विशिष्ट होती जा रही है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ई मुद्रा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ई मुद्रा को एक प्रीपेड आधार पर जारी किए गए दावे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कार्ड या कंप्यूटर में जमा किए गए धन मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे जारीकर्ता के अलावा अन्य उपक्रमों द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक दावा होता है प्रीपेड आधार पर और उसको कंप्यूटर या कार्ड के माध्यम से हम दूसरी कंपनियों को, जिसने जारी किया उसके अलावा अन्य सभी फर्मों को, कंपनियों को हम उसको पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ई मुद्रा एक मौद्रिक मूल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संग्रहित से स्टोर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा, टैबलेट के द्वारा, संपर्क रहित कार्ड या स्मार्ट कार्ड के द्वारा, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव या सर्वर द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक मनी के मामले में ज़रूरी नहीं है कि लेन देन में बैंक खाता शामिल हो, लेकिन ये प्रीपेड बियरर इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग अक्सर छोटे मूल्य के लेन देन को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। तो जो वॉलेट्स होते हैं वो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 तक की लिमिट वाले होते हैं और छोटे छोटे पेमेंट्स इससे आप कर सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो, ये अपने आप में एक अकाउंट, एक मिनी अकाउंट की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो वॉलेट्स हैं सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के बारे में और विस्तार से हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।